ओके, तो एटॉमिक रेडियस में डिस्कस करते हैं लास्ट टाइम, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल पे जो डिस्टेंस होता है दैट इज एटॉमिक रेडियस, दैट वी ऑलरेडी नो, राइट? अब एटॉमिक रेडियस फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वेव की तरह बिहेव करता है, so it is going to change its position, तो इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है? बट इन जनरल व्हेन वी से एटॉमिक रेडियस, नॉर्मल लॉजिक है, एक एटम के लिए हम डिफाइन उसको कर लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बट नाउ अंडरस्टैंड बच्चा, एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस। ओके, देयर आर कोवेलेंट रेडियस, देयर इज मेटालिक रेडियस, लॉट ऑफ अदर रेडियसेस। तो थोड़ा सा उसके डिस्कशन करते हैं, एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बुक में जितना है, जितना रिक्वायर्ड है एंट्रेंस वगैरह के लिए, तुम्हें उतना बता देता हूँ। तो पहले बेटा कोवेलेंट रेडियस, तो लास्ट टाइम भी अपन ने पढ़ा था। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसी होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होती है, तो उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होगा, नजदीक होंगे ना। सो इफ यू सी, एक ही है, एक ही है, ये मॉलिक्यूल, लेट्स से ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इनका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसके बीच का डिस्टेंस है DHH। ओके, सो इसका जो कोवेलेंट रेडियस होगा उसके बॉन्ड लेंथ का आधा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलो इसको, बॉन्ड लेंथ बोलो, जो बोलना है बोलो। सो बच्चों, इसका कोवेलेंट रेडियस इज नथिंग बट जो डिस्टेंस होगा उसका आधा इज द कोवेलेंट रेडियस। इधर तक क्लियर है बेटा सब लोगों को? अब देखो, ऐसे भी रेडियस, ऐसे भी वो हो सकता है। अब एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, दोनों सेम नहीं है, तो इसका फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा बच्चों। अभी इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर है, इसके बीच में कोई डिस्टेंस है DAB, बॉन्ड लेंथ जो इनका है, दैट इज गिवन बाय रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.9 into, so this is electronegativity of A and electronegativity of B। तो इस तरह से तुम लोग को ये भी मिल सकता है बेटा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर दैट, बट पता होना चाहिए तुम्हें बेसिक क्या है ये। नेक्स्ट इज बच्चों वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, अब वैन डर वाल रेडियस अगर तुम देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनाता मॉलिक्यूल, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बट इफ देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन तो रेडियस कैसे आया? तो ऐसा मान के चलते बेटा, चलो एग्जांपल तुमको बताता हूँ मैं एक, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दोनों दूर दूर है, इनको पास लाओ जितना ला सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पास नहीं ला सकते तो वो रिपेल करेंगे, तो पास लाओ। पास लाने पे जो डिस्टेंस है इनका, रेडियस, पास लाओ इनको, कितना पास आ सकता है वो, इनका बॉन्ड नहीं बनेगा, देयर इज नो बॉन्ड। हाँ, लेकिन जितना पास ला सकते हो लाओ, और देखो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दैट इज नथिंग बट वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल समझो ये AB है, ये BA है, इनको जितना पास लग सकते लाओ, फिर निकालो ये जो डिस्टेंस होगा, सो उसको डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस B ऑफ B है, तो वैन डर वाल रेडियस क्या होगा? वैन डर वाल रेडियस, इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। हाँ, और भी कुछ, तो मॉलिक्यूल्स को पास लाना है लेकिन बॉन्ड नहीं है, तो इसका जो आधा कर दो कि तुम बॉन्ड लेंथ का, तो तुमको वैन डर वाल रेडियस मिल जाएगा। अब वैन डर वाल रेडियस तुमको क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, तो ये वैन डर वाल कुछ नहीं है बेटा, कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल है। वैन डर वाल रेडियस तुम्हारा क्लियर हो गया। अब तुम लोग बात करते बेटा मेटालिक रेडियस के बारे में। अगेन कुछ भी नहीं है, हाफ ही करना होता है हर जगह, बस बॉन्ड अलग अलग है। अब मेटालिक रेडियस है, तो तुम 12th में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, उसमें तुमको मेटल लेटिस आएगा, क्रिस्टल लेटिस, एटम्स का एक अरेंजमेंट होगा स्पेसिफिक। ठीक है, दो मैं जूम करता हूँ, इसमें से मैं दो जूम करता हूँ, ठीक है, जूम करता हूँ, तो ये एक सेंटर है, इसका एक सेंटर है, एक सेंटर है, तो इनके जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से ये हाइड्रोजन है, भी हाइड्रोजन है, सो DHH इनका डिस्टेंस होगा कुछ, तो मेटालिक रेडियस क्या होगा? उसका आधा होगा। दैट्स इट। फर्क कितना है कि कोवेलेंट नहीं है, कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होता है, शेयरिंग होता है, वैन डर वाल में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है,
एक क्रिस्टल लैटिस है, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये तुम सॉलिड स्टेट में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, तो उसको आधा कर दोगे इसके बॉन्ड लेंथ को, तुमको मेटालिक रेडियस मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया बेटा तक? एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। वेंडरवॉल रेडियस का कैसा होगा? वेंडरवॉल ग्रेटर देन मेटालिक का रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, या मेटालिक रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस ग्रेटर देन वेंडरवॉल, मेटालिक रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस ग्रेटर देन व्हाटएवर रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस एंड नन। क्या लगता है सबसे ज्यादा रेडियस? अगर तुम ये सोचोगे, इसका क्या लॉजिक सोचना, तुम लोग लॉजिक लगाना, ठीक है? 3 लोग हैं, एक क्लोज फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड है, एक कपल है। तो क्लोज फ्रेंड का रिलेशनशिप 2 लोगों का है, लड़का लड़की। बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन लड़का लड़की, कपल का रिलेशन 2 लड़का लड़की। सबसे पास कौन होगा एक दूसरे के आजू बाजू में? कौन होगा? ऑब्वियसली कपल, कपल, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड होगा और उसके बाद फ्रेंड जोन हुआ क्लोज, ठीक है? तो लॉजिक लगाने का, अभी थोड़ा दिमाग लगाने का। कपल चिपके हुए रहेंगे, उनके बीच का रेडियस बहुत कम होगा, समझ रहे हो? क्लोज फ्रेंड नहीं भाई, थोड़ा दूर दूर से जावे, थोड़ा इतना इतना नहीं, दिमाग लगाने का। अब वेंडरवॉल तो बॉन्ड ही नहीं बना रहा, बॉन्ड नहीं बना रहा तो बहुत दूर होगा ना, तो सबसे बड़ा कौन होगा? वेंडरवॉल। बाद कोवेलेंट तो ओवरलैप कर रहा है, ये तो कपल है, एक 2 दिल एक जान ही है इनका, तो सबसे छोटा तो यही होगा फिर भाई साहब, कपल जैसे ये ओवरलैप कर रहा है, तो वेंडरवॉल सबसे बड़ा होगा, फिर मेटालिक होगा, फिर कोवेलेंट होगा। ये राइट आंसर होगा। समझ गए सब लोग? नाउ एटॉमिक रेडियस की तो एक चीज तुमको अब तक समझ में आ चुकी होगी, डाउन द ग्रुप क्या होता है एंड अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। डाउन द ग्रुप लिथियम ले लो तुम, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, 2,1 है ये, 2,8,1 है, 2,8,8,1 नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना 10th में भी पढ़ा हुआ है। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? ये डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? देखो समझ, आज लॉजिक समझना क्या है। अक्रॉस द पीरियड में क्या होगा? तुम ले लो, चलो एक काम करो, लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, बोरॉन ले लो, कार्बन ले लो, ये 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है, 2,4 है, इनके शेल नंबर सेम है, ठीक है? लेकिन 2,1 में कितने हैं? 2,1 क्या है? ये एटॉमिक नंबर क्या है? 3 होगा इसका, बेरिलियम का 4 होगा, बोरॉन का 5 होगा, कार्बन का 6 होगा। अब लॉजिक लगाना, 3 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी 3 है, इसके प्रोटॉन भी 3 है। 3 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है क्या? इसके 4 प्रोटॉन होंगे, इसके 5 प्रोटॉन, इसके 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है बाहर, इसको 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इसको 4 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इसको 5 प्रोटॉन खींच रहा है। तो जितना न्यूक्लियर प्रोटॉन ज्यादा होना मतलब क्या? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, तो उतना उसको खींचेगा तो उतना छोटा होएगा वो। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। समझ गया बच्चों? जो नेक्स्ट पूरा आइडिया है दैट इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपन एक काम करते हैं, एक गैशियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम लेता है। क्यों ले रहे हैं? यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं बताऊंगा, लेकिन ले लो पहले। गैशियस होना चाहिए। गैशियस क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एटम दूर दूर होता है। आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि हमको स्टडी करना है ये कॉन्सेप्ट का, ये कॉन्सेप्ट क्या बताऊंगा। और न्यूट्रल क्यों? अगर न्यूट्रल नहीं लोगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा और रिजल्ट्स में फर्क पड़ जाएगा। अब देखना, बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। अच्छा पहले तो समझो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या। आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी शक्ति। अब क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करना। एक एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब मुझको चढ़े कीड़े, मैं करूंगा इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश, तो जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन
हाँ, एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन एटम, इलेक्ट्रॉन को देंगे तभी तो बाहर निकलेगा, वो एटम को दू, ठीक है। तुम बोलते हो बाबा मैं तुमको पार्टी देता हूँ, पार्टी तुम थोड़ी ना दे रहे हो, तुम्हारे पापा दे रहे हैं, पैसा तो वही देंगे ना, तो आखिर तो इलेक्ट्रॉन को ही देना है, निकालना है बाहर। तो एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउट ऑफ न्यूक्लियस और फ्रॉम आउट ऑफ एन एटम। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि एटम है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। तो एनर्जी जो अपन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं सब क्यों कर रहा हूँ, ये सब क्या कचरा चल रहा है, और ये सब क्या है, गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम डेफिनेशन में तुम डेफिनेशन जब देखोगे तीनों वर्ड यूज करना पड़ेगा ना, जीरो मिलेगा। गैसियस एटम क्यों, क्योंकि मुझे स्टडी करना है, एक इलेक्ट्रॉन को देखना है, ताड़ना है कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसीलिए गैसियस ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एटम दूर दूर होते हैं पर, तो एक एटम दूसरे एटम के रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे करनी है तुम्हारी टेस्टिंग, एग्जाम लेनी है तुम्हारी, ऑब्वियसली मैं दूर दूर बिठाऊंगा, पास बिठाऊंगा तो तुम रिजल्ट को अफेक्ट कर दोगे, कॉपी भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको दूर दूर बिठाया जाए तो तुम्हारी प्रॉपर टेस्टिंग हो सकती है, जो सैटरडे से चालू होने वाला है, ऑफलाइन ओरल्स, है ना, सबकी बात लगेगी, बहुत मजा आएगा। अब तो नहीं छोड़ूंगा, एवरी वीक कंपल्सरीली, है ना, बहुत मजा आने वाला है। तो हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली अपन देख सकते हैं किसको कितना आता है, 6-7 महीने कितना पढ़ाई कर रही है, तो ये सब चीजें मालूम पड़ जाएगी। तो गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम को अपन लेंगे। अब एनर्जी चाहिए बेटा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, वापस लिख देता हूं मैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन of an isolated neutral atom to infinity। मतलब क्या, बहुत दूर लेके जाने का इलेक्ट्रॉन को, अभी निकाल के डालेंगे किधर, समवेयर फार, फार इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि इंफिनिटी मॉल में लेके जाएंगे, या इसका मतलब ये नहीं कि बहुत दूर लेके जाएंगे, इसका मतलब दूर लेके निकाल देंगे, मतलब ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब, बच्चे बहुत ओवर थिंक करते हैं क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तुमको लालच दूंगा कि तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओ, तो तुमको मुझे देना पड़ेगा लालच, कुछ ना कुछ, लालच के जैसे तुम काम करोगे, समझ रहे हो। तो जो एनर्जी तुमको दूंगा सो दैट तुम लोग काम करो, वैसे एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे वो बाहर निकल जाए उससे, उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा, तो ये एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एटम इन जनरल पॉजिटिव हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, देखो जब कभी कुछ चीजें तुमको करनी है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, तुम बोले कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ एनर्जी नहीं पड़ेगी। तो डेल्टा एच इज नथिंग बट एनर्जी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, जो तुम एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट एनर्जी। सो इधर इट कैन एनर्जी कैन बी रिलीज्ड और इधर एनर्जी कैन बी गिवन। अगर एनर्जी गिवन है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। बच्चों दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन तो खुश है वहां पर, हमको चढ़े कीड़े, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि वहां पर तुम एनर्जी को दोगे बच्चों, एनर्जी दी जाएगी सो दैट इलेक्ट्रॉन निकले। समझा बेटा? बच्चों आपको सब समझना है। एक और एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। एक काम करो, ये एक पर्टिकुलर एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो कुछ आयनाइजेशन एनर्जी लगी होगी, लेट्स से आयनाइजेशन एनर्जी 1। फिर इसी को लेकर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा, तो वापस कुछ एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2। इसी को लेकर के अब मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 होगी। अब लॉजिक लगाना नहीं, नॉर्मल, जब पहली बार तुमने यूज किया था इसको, एनर्जी दी थी तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या दूसरी बार उतनी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बच्चों? हाँ या ना बोलो। तो बेटा मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, आयनाइजेशन एनर्जी 1, कुछ इसमें कुछ तो लगी होगी, एनर्जी दी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला। फिर इसी को लेकर के मैं आगे चला,
कुछ तो मैंने एनर्जी दी होगी तब इलेक्ट्रॉन निकला होगा। वापस मैं इसको लेकर के आगे चला, कुछ तो मैंने एनर्जी दी के इलेक्ट्रॉन निकला। अब तुमको ये दिमाग लगाना है, नॉर्मल सा सिंपल सा दिमाग लगाना है कि किसमें एनर्जी ज्यादा होगी। तो इट इज ऑलवेज IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। पहला वाला हो गया, ठीक है, इसको मारा धमकाया, इसकी गर्लफ्रेंड को तुमने छीन लिया। अब ये टूटा हुआ दिल है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा फिर जुड़ ना पाए। तो इसको तुम लोगों ने बोलोगे इसकी तेरी तेरी एक और गर्लफ्रेंड जो बनी है मेरे को देनी पड़ेगी तेरे को, ठीक है। ये बंदा डबल डेट करता है बहुत ज्यादा, इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। इसकी एक ले ली तुमने, बोला ठीक है भाई, कुछ एनर्जी देकर के तुमने एक ले ली, चलो ठीक है। अब तुम बोलोगे चल तेरी एक और दे, तो क्या बोलेगा, ऑलरेडी एक चली गई मेरी, मैं नहीं दे रहा। उसके बाद एक चलो बहुत एनर्जी लगा के तुमने दे भी दी, फिर तुम बोलो एक और दे तेरी, तो क्या बोलेगा वो, बहुत ज्यादा निराश हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, बहुत निराश हो जाएगा। तो बहुत एनर्जी तुमको लगेगी यहाँ पर, क्योंकि देखो यार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो न्यूक्लियस तो खींचेगा ना भाई। न्यूक्लियस क्या बोलेगा, भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, ये चीटिंग है भाई। तो इस तरह से बेटा IE3 is much more complicated than IE2 is much more complicated than IE1। समझ गया सब लोग? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लॉजिकल है। हमेशा बच्चे ने इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत बार, मैंने भी मेरे टाइम पे भी देखा था, मेरे जो फ्रेंड्स थे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मैं हमेशा एक ही चीज मैं उनको भी समझाता था, तो तुम लोगों को समझाता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब पूछो पहले खुद को, क्या होता है एनर्जी जिसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एकदम लॉजिकली। अब ये है क्या, ये एक एटम है, पहला है साइज, हाँ इलेक्ट्रॉन इधर है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर है, ये पॉजिटिव प्रोटॉन है, खींचेगा इसको, इसका साइज ज्यादा है, ज्यादा दूर पर है, ज्यादा न्यूक्लियर इसको खींच नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली इसको बाहर निकालना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि कम लग रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया ना इसमें। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, इसमें क्या लॉजिक बोलता है कि बाबा जितना दूर होगा उतना वो होल्ड नहीं है न्यूक्लियस से, तो उतना इजीली तुम एनर्जी देकर के निकाल सकते हो उसको। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मोर द साइज कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और साइज अगर कम है इसकी तो न्यूक्लियस को खींचा रहेगा, उसको बेचारे को एनर्जी दोगे दोगे निकलने में मुश्किल हो जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ गया सब लोगों को? अब सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब सिंपल होता है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है। अब दो एटम ले लेते हैं अपन, उसमें बहुत सारे प्रोटॉन है, इसमें इतने प्रोटॉन नहीं है, तो आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज एंड आयनाइजेशन एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि बाबा देखो देखो हमेशा खुद को पूछना ऐसा क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, कितना एनर्जी तुम दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ऑब्वियसली बच्चों अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस उसको होल्ड कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन उतना इजीली निकलेगा नहीं, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा निकालने के लिए। उसके बाद है बेटा बहुत ही सिंपल, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ कुछ एटम होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जिसके बाद जो स्टेबल होता है, जिनका जो शेल है वो या तो हाफ फिल्ड होता है या तो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तुम लोग को जैसे याद होगा, अगर ये p ऑर्बिटल है, p3 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये d5 है। तो ये जो होते हैं बेटा इसको हाफ फिल्ड बोलते हैं, या तो ऐसे होंगे ये कंप्लीटली फिल्ड होंगे। ये कितने स्टेबल है, खुद भी इतने खुश है ये कि इनको एनर्जी दोगे तो भी क्या कर लोगे, इनको इतने खुद में खुश है ये। तो जिनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड, उसका एनर्जी बहुत कम होगा, बहुत कम। बहुत कम क्यों होगा, क्योंकि खुद में खुश है इतने। हाँ सो सॉरी माय मिस्टेक ऑब्वियसली आई एम रियली सॉरी। अगर खुद में फील्ड है इतने, हाफ फील्ड है कंप्लीटली फील्ड है, तो ऑब्वियसली इनको एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, क्यों, निकलने के लिए रेडी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एटम ले लो, कोई भी एक पर्टिकुलर एटम ले लो, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है,
मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो बहुत एनर्जी दोगे दोगे तो भी नहीं हो पाएगा। समझ गए सब लोग बेटा? गॉट